अगर आप इंडिया में किसी भी पीसीएस और यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी में ये विवेक सर का जो पॉलिटी 350 है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये थर्ड वीडियो होगा और यही वीडियो डिसाइड करेगा कि इसको आगे डिस्कस करना है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो फिर इसको डिस्कस किया जाएगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी में तो सभी टीचर बनते हैं। तो आप बताइएगा अपना इंटरेस्ट। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक। ओके, सो 100 नंबर क्वेश्चन है और इसके आंसर में सर से मिस प्रिंट हो गया आंसर। सर के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो शायद 1 2 या कुछ ऐसे होता है ना, बट जो इसके आंसर है वो सारे ऑल और 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये सभी करेक्ट हैं। सर के अकॉर्डिंग आंसर आई थिंक है डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। बट ये सारे करेक्ट है, शायद यहाँ पर इनकरेक्ट लिखना चाहिए था सर को। तो सर से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। सॉरी इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट लिख दिया गया, इसलिए इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अभी इसका आंसर ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट है। समझते हैं कैसे, ठीक है। तो पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट इज करेक्ट। तो हमको पता है अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 32 बात करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एफआर फंडामेंटल राइट, ठीक है, इफ इट वायलेट बाय द एनीवन। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है किस केस में? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में अंडर द आर्टिकल 32। और ये आर्टिकल 32 क्या है? एक फंडामेंटल राइट ये भी है आपका, मतलब पार्लियामेंट इसको आपसे छीन नहीं सकती। और अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसके वायलेशन के लिए आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, वेरियस इशू। फिर हाई कोर्ट को भी पावर है रिट इशू करने की, चूंकि है 226 की, बट ये फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। बट हाई कोर्ट आल्सो कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 226, ठीक है। एंड हाई कोर्ट का जो रिट है वो कोई लीगल राइट के भी इन्फोर्समेंट के लिए इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिट है वो ओनली फंडामेंटल राइट के केस में इशू होगा, बट जो हाई कोर्ट का रिट है वो फंडामेंटल राइट एज वेल एज कोई लीगल राइट है उसका वायलेशन होता है, तब भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो रिट इशू करने के लिए, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए। तो ये दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशूइंग पावर है वो नैरो है हाई कोर्ट से, या आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की रिट इशूइंग पावर वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। हिंदी में हाई कोर्ट की जो रिट इशूइंग पावर्स है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओनली एफआर वायलेशन में इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट क्या कर सकता है? एफआर प्लस कोई लीगल राइट के भी इन्फोर्समेंट के लिए इशू कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है वो इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, बट जो आर्टिकल 226 है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। फिर कौन कौन से रिट इशू किए जा सकते हैं? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट है हैवेस कॉर्पस। हैवेस कॉर्पस इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी, हैव द बॉडी। इसका मतलब अगर आपको कोई किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया, इलीगली आपको आपसे फोर्स लेबर करा रहा है, या किसी ने आपको इलीगली बंद कर दिया है, तो कोई भी पर्सन जाकर आपके लिए हैवियस कॉर्पस रिट इशू करा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। और अगर वो डिटेंशन इलीगल है तो आप वहाँ से छूट जाएंगे। तो इलीगल डिटेंशन के केस में ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अगर आप किसी की किडनैपिंग हो गई तब भी इलीगल डिटेंशन, ये उस केस में भी ये हैवियस कॉर्पस रिट इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये बट एक बात याद रखना, अगर वो डिटेंशन लीगल है, लीगल मतलब कोई आपने क्राइम किया है फिर आपको अगर पुलिस ने बंद करके रखा है तो फिर हैवियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। लेकिन आपको विदाउट क्राइम अगर पुलिस ने बंद कर रखा है तो हैवियस कॉर्पस रिट इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिट है ये, ठीक है। फिर दूसरे रिट की बात करें, मैंडेमस। मैंडेमस रिट जो होता है, आप कह सकते हैं कि दिस रिट इज इशूड बाय द पर्सन, हो या ये रिट जो इशू किया जाता है टू कमांड, फॉर द कमांड। जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक ऑफिसर से, या फिर आप कह सकते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, या फिर कोई कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, अगर वो अपना काम अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इशू कर सकता है उस पब्लिक ऑफिसर, उस
आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उस कोर्ट के लिए, उस ट्रिब्यूनल के लिए कि भाई तुम अपना काम ठीक से करो, ठीक है। मैंडेमस मतलब बी कमांड, हम कमांड करते हैं तुमको कि यू हैव टू डू योर ड्यूटीज एज पर योर अथॉरिटी, यू कैन नॉट डिनाई टू परफॉर्म योर ड्यूटी एज अ पब्लिक ऑफिशियल। तो मैंडेमस किस केस में नहीं इशू हो सकता? अगर वो कोई प्राइवेट है, प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट ऑफिस है। अब तुमने कोई शॉप कर रखी है, शॉप खोल रखी है, तो आपने अगर एक दिन शॉप बंद कर दी तो कोई कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता कि देखो भाई इसने शॉप बंद कर दी, मेरा लीगल राइट हनन हो गया। नहीं भाई, वो उस प्राइवेट पर्सन के केस में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी के केस में ये रिट नहीं इशू किया जा सकता मैंडेमस, ठीक है। या फिर डिस्क्रिशनरी पावर जिसके पास है उसके भी अगेंस्ट मैंडेमस। अब जिसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है उसको अगर कोर्ट कहेगा कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा तो फिर उस डिस्क्रिशनरी रह ही नहीं गई पावर ना। अगर कोर्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर को रिट के थ्रू इम्पोज करे, रिट के थ्रू इन्फोर्सिबल करे, तो फिर कहाँ से डिस्क्रिशनरी पावर? कॉमन सेंस की बात है। तो उस केस में भी मैंडेमस रिट आपका इशू नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में मैंडेमस, जो मैंडेमस रिट है वो इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, अब देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता मैंडेमस, मैंने समझाया था। फिर रिट ऑफ सेट्योररी, सेट्योररी रिट कैसा होता है? ये रिट जो होता है कोर्ट के द्वारा या हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या लोअर ट्रिब्यूनल या फिर जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं उनके लिए इशू किया जाता है ये रिट्स, जब वो अपने ज्यूरिडिक्शन से ज़्यादा कम, मतलब जो जो उनकी अथॉरिटी नहीं है, जो लोअर कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है, जो ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी नहीं है या किसी पब्लिक ऑफिसर की अथॉरिटी नहीं है, उस अथॉरिटी के बाहर जाकर वो काम करने लगे, मतलब अपने अथॉरिटी से ज़्यादा एक्सेसिव पावर का इंजॉय करने लगे, तो उस केस में ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो रिट ऑफ सेट्योररी कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बिल्कुल। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने पावर से ज़्यादा, जो उसकी पावर नहीं है उससे ज़्यादा अगर वो मतलब उससे ज़्यादा अपने पावर को ब्रीच करता है तो, ठीक है, दूसरे पावर का हनन करता है तो। फिर कह रहे कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो मैंने बताया था कि कैन बी इशूड अगेंस्ट किडनैपिंग ऑफ ई पर्सन, ठीक है, बिल्कुल इलीगल डिटेंशन के केस में इशू किया जा सकता है। रिट ऑफ सेट्योररी अगेन फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट आप नहीं इशू करा कर सकते रिट ऑफ सेट्योररी। अब भाई कोई पब्लिक ऑफिसर्स है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अगेंस्ट आप ये रिट ऑफ सेट्योररी नहीं इशू करा सकते, ठीक है। एक रिट होता है क्वारंटो, ठीक है, क्वा रिट ऑफ क्वा वारंटो, ऐसा रिट होता है। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है या कोई स्टेचुटरी ऑफिस है, तो जो ऑफिस होल्डर है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है उस ऑफिस को होल्ड करने की। मतलब आप अगर आप ये सोचते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या बॉडी पर कोई इन एलिजिबल पर्सन बैठ गया है, तो आप जाकर ये रिट इशू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपका हो गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें फर्स्ट फिर चलते हैं। वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पर क्या कहा गया, इनकरेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो हम अगर डीपीएसपी की बात करें तो दे आर मेंशन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 36 आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है। एंड दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल, दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट, ठीक है। तो इनकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं, दे आर नॉट जस्टिसेबल, नॉट इन्फोर्सिबल, नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। ये सब, और दीज थिंग्स आर रिटन इन द आर्टिकल 37। तो 37 आर्टिकल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द डीपीएसपी एंड द नेचर ऑफ द डीपीएसपी इज नॉन इन्फोर्सिबल एंड नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। तो इनकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली कि देखिए ये डीपीएसपी गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर रही है, तो आप इस पर कोर्ट नहीं जा सकते। एंड द सेम डीपीएसपी जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें दीज डीपीएसपी कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनको कहा गया, ठीक है। फिर नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा है, तो कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल्कुल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ, ये सब किसकी बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना। सोशल जस्टिस की बात जो होती है आपकी आर्टिकल 38 में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, वो क्या है, ह्यूमन राइट की बात होती है, ठीक है। फिर जब
चाइल्ड के एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री लीगल एड जो आर्टिकल 39 ये है, वो भी क्या है, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वो राइट्स हैं जो आपको मिले हुए कि जो आपको मिले हुए हैं बिकॉज यू आर दी ह्यूमंस, ठीक है। द राइट यू हैव गॉट बिकॉज यू आर दी ह्यूमन, तुम ह्यूमन हो इसीलिए ये राइट आपको मिले। ये नेसेसरी नहीं है कि ये राइट किसी के लॉ के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएं। नो, यू आर दी ह्यूमन, दैट्स वाई यू हैव आर दिस राइट। ओके, तो कुछ राइट क्योंकि आप ह्यूमन है इसीलिए आ जाते हैं। आप पैदा हुए एज ए ह्यूमन तो आपको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। जैसे आप कहें कि राइट टू फूड हो गया, फूड का राइट भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे राइट, जैसे राइट टू स्पीच, बोलने का, या फिर आप कह सकते हैं कि मूव, राइट टू मूव जो हो गया। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो आपको जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन यू हैव गॉट दैट राइट्स। ओके, सो व्हाई टू मेक द लॉज, तो लॉ जो बनते हैं वो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं कि ह्यूमन है, उसको एज अ ह्यूमन बोर्न हुआ तो उसको राइट मिला, नाउ उसका राइट इन्फ्रिजमेंट ना हो जाए, इसलिए लॉ बनाया गया कि उस राइट को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ह्यूमन राइट जो है वो ओनली या लॉ प्रोवाइड करता है, नहीं। ह्यूमन राइट एक इंट्रिंसिक राइट है जो क्योंकि आप ह्यूमन है इसलिए आपको मिला हुआ है, ठीक है। बेस्ट डिफिनीशन यही हो सकती है। तो बिल्कुल ये सही है। फिर कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जिसकी बात हुई, मतलब आप कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या आप कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट की बात जो करता है डीपीएसपी, वेलफेयर स्टेट की जो बात करता है, रिसीव ओरिएंटेशन फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसके बारे में बात करता है। तो ये दोनों अगर सही है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। फिर कहते हैं कि डायरेक्टिव जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी जो है, डू नॉट कन्फर अपॉन और टेक अवे एनी लेजिस्लेशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट इन्फोर्सिबल है। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना पावर देते हैं लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, ना उसके पावर पर लिमिटेशन है ये, दे आर जस्ट अ मोटिवेशन। आप कैसे समझ सकते हैं कि ये स्टेट या पार्लियामेंट के लिए मोटिवेशन की तरह है कि हाँ पार्लियामेंट को स्टेट सेल डू दिस, स्टेट सेल डू दैट, स्टेट सेल प्रोवाइड मैटरनिटी बिलीव, स्टेट सेल इंडेवर फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर 43 ए, ठीक है। फ्री लीगल एड, स्टेट सेल प्रोटेक्ट फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ये, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस मतलब ये मोटिवेशन की तरह, ये इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं है गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों सही है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है। फिर 102 देखते हैं। 102 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन जस्टिसेबल राइट्स, नॉन जस्टिसेबल की बात की गई है, ठीक है, मतलब जिनकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स दीज राइट ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो नॉन जस्टिसेबल राइट यहाँ पर कौन से राइट की बात कर रहा है, डीपीएसपी में जो आपको राइट मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कह रहा है कि राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है, या फिर राइट टू कन्फर एंड राइट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात होती है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 38 में, ठीक है। आर्टिकल 38 में आर्टिकल 39 क्लॉज सी जो कि कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करे स्टेट, कुछ ही हाथों में पूरा वेल्थ ना चला जाए, पूरा रिसोर्स कंट्री का केवल कुछ हाथों में ना रह जाए। जो आर्टिकल 39 क्लॉज डी ये क्या बात करता है कि स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ की बात करे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करता है ये ना। तो ये राइट अगेंस्ट जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है ये बिल्कुल इन्फोर्सिबल नहीं, ये ना आपका फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है ना, तो ये दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल, सो ये सही है। फिर कह रहे राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड एंड राइट टू वर्क एंड राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, देखिए ये तीनों राइट आपके डेराइव्ड राइट हैं वेरियस जजमेंट के थ्रू अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमको पता है कि फंडामेंटल राइट, मोस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट इंटरप्रिटेटेड राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, आर्टिकल 21। उसके बाद कौन सा है, आर्टिकल 19। तो ये कुछ राइट्स तो जो है बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेट कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें और राइट ऐड होते होते चला गया है, ठीक है। तो जब हम इन राइट की बात करते हैं तो ये डिराइव राइट्स हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये पर्सनल इंटीग्रिटी की भी बात करता है, पर्सनल इंटीग्रिटी। और पर्सनल इंटीग्रिटी किस पर्सन की होगी, जिसके पास खाने का है, जिसके पास वर्क है और जिसके पास एक अच्छा और शुद्ध पीने का पानी है, ठीक है। तो दीज आर द आप कह सकते हैं जस्टिसेबल राइट अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है।
और फंडामेंटल राइट क्या है, निगेटिव है इन नेचर है, निगेटिव है, वो निगेटिव है, ये स्टेट पर लिमिटेशन लगाते हैं। कैसे, स्टेट शेल नॉट डिप्राइव एनी पर्सन टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट शेल नॉट डू दैट, स्टेट शेल नॉट कर्टेल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्टेट शेल डू, मतलब उसमें क्या बिल्कुल निगेटिव नेचर है, शेल नॉट डू दिस, शेल नॉट डू दिस, ठीक है। तो ये निगेटिव नेचर में होते हैं। तो कौन सा यहाँ पर ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं ओनली वन इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 103 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ गया, कह रहे कि दीज डायरेक्टिव जो हैं आर फोर रनर्स ऑफ द यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है राइट टू डेवलपमेंट, वो बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है। और जब हम डीपीएसपी देखते हैं तो वो भी यही की बात करता है ना, सोशल डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कि पंचायती राज लेकर आओ और ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेकर आओ, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करता है जो कि 43 ये है। फिर मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है वर्क प्लेस पे, जो कि आपका 42 आर्टिकल आ जाता है। मैं ऐसे करके आपको आर्टिकल याद कराऊंगा तो आप याद कर लेना, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो ये कहाँ आपको 41 आर्टिकल में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है कि दीज डायरेक्टिव, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डू नॉट हैव एनी इम्प्लिसिट इन्फोर्सिबिलिटी। बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इम्प्लिसिट, एक मिनट देख लो, कोई इम्प्लिसिट इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ये राइट्स खुद में इन्फोर्सिबल नहीं है, बट अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि एक्सप्लिसिटली बाहर से इनको इन्फोर्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। जैसे 42 में जो मैटरनिटी रिलीफ है तो उसके अंडर लॉ बना मैटरनिटी रिलीफ एक्ट 19 के अराउंड जो बना था। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, ठीक है, जो कि 41 में डीपीएसपी बोलता है। फिर पंचायती राज सबसे बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल 40, तो फिर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर उसको इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। तो पार्लियामेंट इनको लीगल बैकअप दे सकता है, बट ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। तो ये करेक्ट था, सॉरी ये करेक्ट था और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, ओके। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं 104 की। इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। देखिए कह रहे कि देयर इज नो लीगल फोर्स बिहाइंड द डायरेक्टिव्स। बिल्कुल बात है, इनके बिहाइंड कोई लीगल फोर्स है, इनकी कोई लीगलिटी नहीं है। दे आर नॉट लीगली जस्टिसेबल, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल, यही तो बताते हैं ना, तो ये सही है। फिर कह रहे कि डायरेक्टिव्स आर फोर रनर्स ऑफ द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट, ये हमने पहले ही देखा, सही है ये। फिर कह रहे कि द कोर्ट, जो कोर्ट है हमारा, कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉज, किसी भी लॉ को कोर्ट है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोर्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कोई लॉ अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, डीपीएसपी के अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकता, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि डीपीएसपी इटसेल्फ इज नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, नॉट जस्टिसेबल, ओके। बट अगर फंडामेंटल राइट से कोई लॉ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है तो वो लॉ नल एंड वाइड कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं 105 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, कह रहे हैं कि वेज डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन वायलेट डीपीएसपी। बिल्कुल, जो वेज डिस्पैरिटी हम बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी का वो बात करता है। तो अगर ये आर्टिकल वेज डिस्पैरिटी रहती है तो वो वायलेट करेगा डीपीएसपी को, ठीक है, आर्टिकल 39 को वायलेशन है वो। फिर ये कह रहे हैं कि इट असिस्ट द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ।
यहाँ पर कह रहा है कि हेल्प करेगा कोर्ट को कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, कोर्ट इसका इन्फ्लुएंस ले सकता है, कोर्ट डीपीएसपी का इन्फ्लुएंस ले सकता है ये देखने के लिए कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ये सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ डीपीएसपी कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई ये लॉ अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट में है, बट उससे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा क्लियर आपको कोर्ट को जजमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो डीपीएसपी का यूज कर सकता है, डीपीएसपी का इन्फ्लुएंस ले सकता है, फिर वो डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो ये सही है, ये भी सही है। फिर कहते हैं कि डीपीएसपी जो होता है कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मैंने बताया था डीपीएसपी आर नॉट अ लिमिटेशन, दे आर नॉट लिमिटेशन, ठीक है। तो दे आर नॉट लिमिटेशन बट दे आर प्रमोशनल इन नेचर। प्रमोशनल मतलब ये मोटिवेशन की तरह है स्टेट के, कि स्टेट अगर लॉ बनाता है कोई तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। फिर कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट इज इंजॉइंड बाय द डीपीएसपी। बिल्कुल, अगर आप डीपीएसपी 50 की बात करेंगे, आर्टिकल 50 वो बात करता है कि स्टेट सेल सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स आप डीपीएसपी 50 में देखेंगे तो ये तीनों सही यहाँ पर हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 आर ट्रू, ठीक है। फिर एक और डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी 51, जो की बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस एंड क्या बात करता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये 51 बात करता है ये, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं 106 क्वेश्चन देखते हैं। ओके 106 यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि व्हिच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थ्रू द 86 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, वो क्या ऐड करता है? इट एड्स द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे बिल्कुल कि यही ऐड करता है डीपीएसपी में, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे ऐड होता है, ठीक है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये मैंने बताया था आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करता है। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, तो 43 ये बात करता है इसका, ठीक है। फिर सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क्स, तो ये बात करता है आपका 42 आर्टिकल डीपीएसपी के अंडर, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था, उसने डीपीएसपी को भी अमेंड किया और वहाँ पर लिखा गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये याद रखना आप। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर ये आर्टिकल जो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के थ्रू आपका जो 21 ये फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था और वहाँ पर भी चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात हुई थी, फ्री चिल्ड्रन की एजुकेशन की, ठीक है। 107 देखते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर एक मिनट उसका यस, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी अबव आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब जो सोशलिज्म की बात करे, सोशलिज्म मतलब जो इक्वलिटी की बात करे वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होंगे। जो भी इक्वलिटी की बात करे दे विल बी कॉल्ड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो कह रहे कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये किस आर्टिकल में आपको मिलेगा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी में, ठीक है। और यस दे आर पार्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिर कह रहे कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी, देखिए ये गांधीयन प्रिंसिपल थे, गांधीयन प्रिंसिपल थे और ये आपको मिल जाएंगे 46 डीपीएसपी में, आर्टिकल 46 में, ठीक है। कि जो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन उनका प्रोटेक्ट करे स्टेट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन के, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गांधीयन प्रिंसिपल हो जाएंगे, तो ये सही है, ये इनकरेक्ट है। फिर कह रहे प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए ये प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट इज अ लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे प्रिवेंशन, एक मिनट,
ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यस, ये यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी के पास रिसोर्सेज पहुँचने चाहिए कंट्री के। तो ये फिर सोशलिज्म की बात होगी, जो आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात हो गई, ठीक है। फिर सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, ये क्या बात करता है, लिबरल ये प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये भी नहीं, तो आपके 2 ओनली करेक्ट हैं, ठीक है, बी। फिर 108 देखते हैं, ये कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि दे एम एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। देखिए, डीपीएसपी नहीं, डीपीएसपी कौन सी डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो आपका फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें कि दीज प्रिंसिपल आर पॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल, और जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, निगेटिव इन नेचर है। फंडामेंटल राइट कहता है कि स्टेट को ये ना करना चाहिए, स्टेट ये ना करे, स्टेट ये ना करे, और डीपीएसपी कहते हैं कि स्टेट ये प्रोटेक्ट करे, स्टेट ये करे, स्टेट सेल डू दिस, स्टेट सेल प्रिजर्व एनवायरमेंट, स्टेट सेल प्रोवाइड पंचायती राज सिस्टम, स्टेट सेल फॉलो द इंटरनेशनल लॉज, स्टेट सेल सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। तो ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो ओनली 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर और क्या है, 109 देखते हैं। 109 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें कह रहा है कि द ड्यूटीज में बी रेफर्ड बाय द कोर्ट व्हाइल हार्मोनाइजिंग देम विद द फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, कोर्ट ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, कहाँ, आर्टिकल 51 ये में, ठीक है। और कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था ये ड्यूटीज। एंड ड्यूटीज भी क्या है, नॉन इन्फोर्सिबल है, नॉन इन्फोर्सिबल है, ठीक है। तो ये सब, बट पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटीज का हम यूज कर सकते हैं किसी फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो लेजिस्लेशन इज नेसेसरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट, दैट्स आल्सो ट्रू, क्योंकि ड्यूटीज इटसेल्फ आर नॉट इन्फोर्सिबल। अगर इनको इन्फोर्सिबल बनाना है तो लॉ पास करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव ड्यूटीज में। जैसे फ्लैग एक्ट भी कोई, फ्लैग कोड आपने देखा होगा ना, फ्लैग कोड, क्योंकि हमारा डीपीएसपी 51 ये ही बोलता है, क्या बोलता है, कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन जो है उनको रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, एंड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो ये पहला आपका डीपीएसपी बोलता है, ठीक है। आपको डीपीएसपी याद करना चाहिए, मेरे मानो तो याद कर लेना, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे। फिर 110 क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कह रहे हैं कि इट कैन बी मेड इन्फोर्सिबल बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल, पार्लियामेंट थ्रू द लॉज इन्फोर्स कर सकता है इन ड्यूटीज को। फिर कह रहे हैं कि एनी लॉ इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज विल बी कंसिडर अनरीजनेबल इफ इट वायलेट्स राइट टू इक्वलिटी। इनका कहने का मतलब कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटी को इफेक्ट कराने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए पास किया जाता है, तो अगर वो राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 है उसके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। देखिए, कोर्ट ने कहा कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए अगर वो लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 के को वायलेट भी करता है कुछ एक्सटेंट तक, तो वो अनरीजनेबल नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फुलफिल फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल इम्पोज कर सकता है पेनाल्टी पार्लियामेंट थ्रू द लॉ, इवन पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सिबल बना सकता है, ठीक है। बट ये याद रखना कि ड्यूटीज इज फॉर द ओनली सिटीजन, ये फॉरनर्स के लिए नहीं है, ड्यूटीज इज नॉट फॉर द फॉरनर्स, दे आर ओनली फॉर द सिटीजन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं कि द ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी थी नहीं, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आई
1976 में। और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई, तो यूएसएसआर से, जिसको अब आप रसिया कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि द फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर, बिल्कुल ओनली 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में, जो कि कहता है कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके गार्डियंस हैं, वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, ओनली वंस दे आर अमेंडेड टिल नाउ। फिर और हम बात करें, फिर ये क्या कह रहा है कि इट इज अप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, तो फॉरनर्स पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द संथानम कमेटी, संथानम नहीं थी, वो कौन सी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द ड्यूटी टू पे टैक्सेस वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन, बिल्कुल जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था तो उसमें एक ड्यूटी थी कि ये टैक्स पे करना भी एक ड्यूटी इंक्लूड करनी चाहिए, बट वो गवर्नमेंट जो थी उसने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। फिर कह रहे कि दीज ड्यूटीज ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूएसएसआर है, ना कि फ्रेंच, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ओनली टू, तो ओनली वन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 113 कह रहा है कि व्हिच ड्यूटी वाज एडेड टू द पार्ट 4 ये बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम वही जो मैंने बताया था एजुकेशन के बारे में 86, तो इतना भी याद रख लोगे तो हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स का कोई भी चाइल्ड है तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एजुकेशन मिलने की, ये ड्यूटीज़ है पेरेंट्स की और गार्डियंस की, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर देखिए वहाँ पर 114 क्या बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वीटो पावर। वीटो पावर में आगे हैं, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द प्रेसिडेंट जो है इंजॉय अ पॉकेट वीटो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल रिजर्व बाय द गवर्नर। बिल्कुल जो प्रेसिडेंट है, देखिए अगर पार्लियामेंट जो है किसी ऑर्डिनरी बिल को एक बार पास करता है, वो प्रेसिडेंट उसको रिकंसीडर के लिए भेजता है, और फिर पार्लियामेंट अगर उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट को पास ही करना पड़ेगा, फिर उसके पास कोई वीटो पावर नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, और अगर प्रेसिडेंट उसको फर्स्ट टाइम पास नहीं करता, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेकेंड टाइम उसको फिर से पास करके गवर्नर के थ्रू फिर प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है, तो प्रेसिडेंट ये बाउंड नहीं कि उसको सेकेंड टाइम में पास ही करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिल प्रेसिडेंट के पास कौन सा है, पॉकेट वीटो है, मतलब उसका मन है तो पास करेगा, नहीं मन है तो नहीं पास करेगा, तो इस पर लेजिस्लेचर की पावर बहुत कम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर और ये जो पावर है गवर्नर की कि किसी भी बिल को रिजर्व कर लिया जाएगा फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। जो स्टेट गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट की वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन से बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में कौन सी पूरा पॉकेट वीटो है, और रिकंसीडर के टाइम पे भी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है उस पर साइन करने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि द प्रेसिडेंट डज नॉट इंजॉय ए सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट्स ट्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको रिकंसीडर के लिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं भेज सकता, उसको साइन ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। और पॉसिबली मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1971 में, उसके थ्रू ये ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये इतना आप याद रख सकते हो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सही है। फिर कह रहे हैं कि अब्सोल्यूट जो वीटो होता है हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्वाइस टिल डेट। ये फैक्ट है, आपको याद रखना कि 2 बार एब्सोल्यूट वीटो का प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया गया। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट आपके सही थे, ठीक है। फिर देखते हैं 115 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताना है। कह रहा है कि द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सप्लेन द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वोट ऑफ एमपी एंड एमएलए इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे और कौन सा मेथड और फॉर्मूला को यूज किया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे कि एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कॉज बाय द डेथ मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, दैट्स आल्सो ट्रू। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है जब भी वो पब्लिक ऑफिस में है या प्रेसिडेंट है, तो फिर वो उस ऑफिस को फिल करने के लिए विद इन 6 मंथ वो किसी ना किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन करके आना पड़ेगा। ठीक है, और तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी की बात करें तो कितने चांसेस हैं जिससे हो सकता है? पहला तो डेथ है, तो डेथ के इंस्टांस में 6 मंथ के अंदर ही दूसरा प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए इलेक्शन करके। फिर क्या होता है? रिमूवल होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर और किस केस में हो सकती है? रेजिग्नेशन कर दे। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देता है अपना, और वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट को देता है। फिर और क्या हो सकता है कि एक्सपायर हो जाए, टर्मिनेट, ये पूरा उसका पीरियड टाइम। तो एक्सपायर्ड के टाइम पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में बना रहता है इवन आफ्टर द 5 ईयर, जब तक नया प्रेसिडेंट आकर ऑफिस नहीं संभाल लेता। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। फिर 116 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इंडिया में आफ्टर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द रिमूवल प्रोसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें रिक्वायर होता है कि मिनिमम जो है 50 लोग जो हैं मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, उनको रेजोल्यूशन साइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनको वो प्रेजेंट किया जाएगा स्पीकर या चेयरमैन के पास। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है वो इनिशिएट केवल राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा के पास पावर नहीं है। फिर जब राज्यसभा के द्वारा इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा, तो लोकसभा में केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी, ये आप याद रखेंगे। तो 1 इज ट्रू, सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज नॉट आइदर हाउस बट ओनली राज्यसभा। ठीक है, फिर कह रहे कि जस्टिस हिदायतुल्ला जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि इलेक्ट किए गए थे विदाउट एनी अपोजिशन। तो नहीं, ये जस्टिस हिदायतुल्ला जी नहीं थे, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा जी थे, जिनको बिना विदाउट उनका कोई अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, फिर कहेगी द वाइस प्रेसिडेंट कैन री इलेक्ट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर्स हो या एमपी हो या एमएलए हो, ये सारे जो हैं ये किसी भी मतलब 10 बार बने 15 बार बने डजेंट मैटर, बस वो जीतने चाहिए। ठीक है, तो 1 और 4 इज करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कह रहा है कि रिगार्डिंग ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ये क्वेश्चन मुझे मतलब सर का जो आंसर है वो मेरे आंसर से डिफरेंस है, तो मैं दोनों आंसर बता दूंगा, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कह रहे कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट में क्या क्या होता है या क्या इंक्लूड करता है? तो टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये ओथ ऑफ प्रेसिडेंट का पार्ट है। फिर कह रहे कि टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ओथ और पार्ट ऑफ द ओथ ऑफ जज। सुप्रीम कोर्ट जज जब ओथ लेते हैं या हाई कोर्ट के, तो उनकी ओथ का पार्ट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड, ये इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इस केस में क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका जज का हो जाएगा। फिर करेंगे टू डिस्चार्ज ड्यूटी फेथफुली, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली टू आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ओनली टू आंसर यहाँ पर आपका होगा। फिर देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इट इंक्लूड द इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बट अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो उसमें कौन होते हैं? ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये
हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली नहीं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली। तो ये आपका सही हो जाएगा, केवल इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर और क्या सेकंड क्या कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर किस में पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 119 पर। 119 क्या कह रहा है कि which of the following statement is correct with respect to डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहे हैं कि ही कैन डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस प्रेसिडेंट रूल नो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिजॉल्व कर सकता है गवर्नर ओनली अगर जो सीएम ऑफ द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर है, वो एडवाइस करे, वो कहें कि हाँ डिजॉल्व कर दो, तभी। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे वो डिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, फिर करें कि ही कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज ए चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब कोई भी जो पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो किसी को भी सीएम अपॉइंट कर सकता है और कह सकता है कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। तो ये सही है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, किसी को भी कर सकता है। और ये सेम डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। और डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी गवर्नर की होती है? ये कि वो रिकमेंड करता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ स्टेट का जब होता है, तो इस रिकमेंडेशन को, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की कि वो जाकर प्रेसिडेंट से बोले कि हाँ स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, वो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो ये याद रखना। और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, वो भी क्या होती है? गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ओनली 2 इज करेक्ट। फिर 120 देखते हैं। 120 कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखिए, द गवर्नर सेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल, अगर किसी पर्सन को गवर्नर अपॉइंट होना है तो वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि द गवर्नर इज इंटाइटल्ड टू अलाउंस एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नर को ऐसा अलाउंस मिलेगा, ऐसी सैलरी मिलेगी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेशन। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहेगी द गवर्नर मस्ट टेक द ओथ ऑफ अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नहीं, गवर्नर डू नॉट टेक द ओथ फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली बी सही है यहाँ पर। ठीक है, ओनली बी सही है। लेकिन अगर सर की बात करें, सर के आंसर की बात करें तो 1/3 बोलते हैं सही है। लेकिन मैंने भाई देखा ये अपहोल्डिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की कोई भी ओथ गवर्नर नहीं लेता। गवर्नर ओथ लेता है कि ही विल बी प्रोवाइड द सर्विस टू द पीपल। ठीक है, सर्विस टू द पीपल्स। तो ऐसी ओथ होती है उसकी, ताकि कि हाँ वो अपहोल्ड करेगा। बाकी आप देख लेना, ये सर का आंसर है और मैंने बोला कि ओनली 1 सही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर 121 कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेस देन 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम वो लेजिस्लेटिव असेंबली के केवल 12% से लेस नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है। जो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया, उसने कहा कि जो मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस सीएम की, इंक्लूडिंग सीएम, वो 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। और जो मिनिमम होगी वो 12 नंबर्स, इन नंबर 12। ठीक है, मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम कितने हो सकते हैं? 12। और मैक्सिमम कितना है? 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर कह रहा है कि 12% है, ये सब इनकरेक्ट है, यहाँ पर 12 होना चाहिए ओनली।
फिर कह रहे कि द प्रोविजन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई ये यहाँ पर आपका सेकेंड बिल्कुल सही है, तो बी इज ट्रू। ओके, तो ये आप याद रखना। फिर 122 देखिए, 122 कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। फिर ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट ही नहीं लेते स्टेट के, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर यह क्या कह रहा है कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, यस, दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गया या पुडुचेरी हो गया, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 123 क्या कह रहा है, 123 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, नॉट एनी सिटीजन, द सिटीजन हु फुलफिल द क्राइटेरिया लाइक 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा के में इलेक्टेड होने की जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, ठीक है। तो ये सब, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, तो ये सब अगर वो फुलफिल करता है तब कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का वो बन सकता है विद दीज कंडीशन। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहे कि द ऑफिस हैज फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स। देखो, मैं यहाँ पर हमारे इंडिया में कोई भी मैक्सिमम टर्म नहीं होता प्रेसिडेंट का, जितना मन हो उतने बार वो इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि द ऑफिस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यही पार्लियामेंट के पार्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ओनली 3 सही होगा। भाई लग तो रहा है ओनली 3, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसका मतलब फिर से मैंने भाई समझा दिया, 3 ही यहाँ पर सही होगा, चाहे ऑप्शन हो या ना हो, बट यहाँ पर 3 ही सही होगा, ठीक है। बाकी भाई पता नहीं क्या सोल्यूशन में शायद ये दिया हुआ है 1 और 2, कुछ भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट, इट इज आस्क्ड अबाउट द इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है तो 1 और 2 इनकरेक्ट होगा, ठीक है। 1 और 2 इनकरेक्ट है एंड 3 इज अ करेक्ट, ठीक है, 3 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। एक दो बार जब आंसर गलत मिल जाता है तो फिर विश्वास नहीं रह जाता ना। कह रहे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स नीड टू बी अमेंडेड इफ इंडिया अडॉप्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अगर इंडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो उसको वो सारे आर्टिकल अमेंड करने पड़ेंगे जो प्रेसिडेंट को कहता है कि ये केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इसके पास रियल पावर नहीं होती। तो आर्टिकल 54, 55, आर्टिकल 73 किसकी बात करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की, ठीक है। तो इसको भी अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 162 भी, जिसमें ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, तो सीएम को भी अलग पावर देनी पड़ेगी, तो ये भी अमेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू, ठीक है। फिर देखिए 125 पे देखिए, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कह रहे कि दे आर रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके, अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर कह रहे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डे पॉलिसी मेकिंग। देखो, पॉलिसी मेकिंग तो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग किसकी पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। फिर कह रहे कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, दैट्स ट्रू, कि अगर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव किस पे डिपेंड करती है, कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए, तब तक ही वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। तो यही सी यहाँ पर सही होगा, सी वुड बी करेक्ट। फिर 126 देखते हैं, कह रहे कि द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल आपको 72 में दिखेगी, ठीक है। वो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन सी पावर होती है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जुडिशियल पावर में कंफ्यूज मत होना। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ओके। तो वो कौन सी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, ये याद रखेंगे आप। फिर आगे देखते हैं
127 127 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि गवर्नर जो होता है कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर इशू करता है? 213। ठीक है। फिर कह रहा है कि द मैटर रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकता अगर वो मैटर रिलेटेड है ट्रेड एंड कॉमर्स से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से। तो ये इनकरेक्ट है। गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस इन दिस सब्जेक्ट बट द जो प्रेसिडेंट है उसका रिकमेंडेशन नेसेसरी है। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इशू कर सकता है गवर्नर। ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें कि द प्रेसिडेंट डज नॉट या डजंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन व्हाइल द गवर्नर हैज इन द मैटर ऑफ गिविंग एसेंट द बिल। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन व्हाइल द गवर्नर हैज इन द मैटर ऑफ गिविंग एसेंट टू द बिल। ये बिल्कुल सही है। देखो प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता कि किसी बिल पर एसेंट देना है कि नहीं देना है, बट गवर्नर के पास होता है क्योंकि वो बिल को रिजर्व कर सकता है किसके लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। ठीक है। तो ये सही है। फिर करेंगे द प्रेसिडेंट इंजॉय पॉकेट बीटो इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिल। ये हमने बताया था कि पॉकेट बीटो इंजॉय करता है। तो 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट। द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड सेपरेटली विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन while in the USA the election of president and vice president is held simultaneously। तो ये आप याद रखना कि यूएसए में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक साथ होता है, बट इंडिया में वो सेपरेट होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है इंडिया में। ठीक है। फिर करेंगे द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैबिनेट। बिल्कुल, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के कैबिनेट का ही पार्ट होता है। ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे तो ये भी सही है भी। फिर करेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट जो है शेल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट जस्ट लाइक द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जैसे इंडिया में राज्यसभा है वैसे अमेरिका में सीनेट है। तो जैसे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वैसे यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है सीनेट का। ठीक है। तो हम इस केस में कहते हैं कि इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल है, वाइस प्रेसिडेंट मॉडल जो इंडिया ने वो अडॉप्ट किया है यूएसए मॉडल। ठीक है, कि कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है। फिर 129 देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि द सैलरीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर एमपीज और द सेम। देखो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी एमपी से ज़्यादा होती है और ये मतलब लॉजिक भी है, आप समझ सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि द सैलरी ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मिनिस्टर की सैलरी एमपी के इक्वल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो वो भी इनकरेक्ट था। फिर कहेंगे द डिप्टी मिनिस्टर जो होता है आल्सो गेट्स द सप्लिटरी अलावेंस लाइक द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल उसको भी अलावेंस जो ये होता है मिलता है जैसे प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो ये सही है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। और इनकरेक्ट की यहाँ पर बात की गई तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, 2 स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कैबिनेट कमेटी की बात करते हैं। कह रहा है द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री इन 2024। ये बिल्कुल सही है। अगर हम कैबिनेट कमेटी की बात करें तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या आप कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुटरी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ना ही कोई किसी लॉ के अंडर है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर है। ठीक है। और जो कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो उसके चेयरमैन होते हैं। फिर कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फिर कह जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है इसके भी जो आप कह सकते हैं जो चेयरमैन होते हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उसके चेयरमैन। जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है इसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और ये सबसे पावरफुल कमेटी है कैबिनेट। तो यहाँ पर 1 and 2 इज करेक्ट।
करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली 2 ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो अभी इस क्लास में 30 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आगे करना है कि नहीं करना है। तो बताइएगा जैसा भी हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अगर आप शेयर करते हैं, इस पर अच्छे व्यू जाते हैं तो ज़रूर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आगे बताना। और हाँ, मैंने फुल, अगर आप कह रहे हो सोच रहे होंगे कि ज़्यादा इसमें अभी वैल्यू एडिशन नहीं किया है, तो वैल्यू एडिशन करूँगा अभी आगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं थी। बाकी आगे के क्वेश्चन में अगर इसको कंटिन्यू रखना होगा तो वैल्यू एडिशन भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।